नमस्ते एंड वेलकम। मैं केसाराम, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। इस व्याख्यान के अंतर्गत हम फ्रांस के संविधान की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। फ्रांस के संविधान की विशेषताएं। फ्रांस का वर्तमान संविधान 1958 के अंतर्गत लागू हुआ। इसके लागू होने की तिथि 4 अक्टूबर 1958 है। इस संविधान को पंचम गणतंत्र का संविधान कहा जाता है, क्योंकि फ्रांस के इस संविधान के माध्यम से 1958 के अंतर्गत 5वें गणतंत्र की स्थापना हुई। इसलिए 1958 के फ्रांस के संविधान को पंचम गणतंत्र का संविधान भी कहा जाता है। इसके अलावा इस संविधान को डी गॉल संविधान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 1958 के अंतर्गत फ्रांस के सैन्य जनरल डी गॉल को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और डी गॉल के नेतृत्व में उसकी मंत्रिमंडल और एक समिति ने, एक परामर्शदात्री संस्था ने इस संविधान का निर्माण किया और यह संविधान विशेषतः डी गॉल की विचारधारा के ऊपर ही आधारित था। इसलिए फ्रांस के 1958 के संविधान को डी गॉल संविधान के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा फ्रांस के संविधान को संकट काल का शिशु, ए चाइल्ड ऑफ क्राइसिस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह 1958 का संविधान राजनीतिक अस्थिरता एवं प्रशासनिक दुर्बलता को दूर करने के लिए बनाया गया था और इस संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिक शक्तियां प्रदान की गई। इसलिए फ्रांस के संविधान को राजनीतिक अस्थिरता एवं प्रशासनिक दुर्बलता की स्थिति को दूर करने के लिए 1958 के अंतर्गत दोबारा निर्मित किया गया था। इसलिए फ्रांस के संविधान को संकट काल का शिशु कहा जाता है। फ्रांस के संविधान की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो इसकी पहली विशेषता है लिखित एवं निर्मित संविधान। फ्रांस के अंतर्गत वर्तमान संविधान के अंतर्गत वर्तमान में 89 धाराएं और 16 अध्याय और एक प्रस्तावना है। इस संविधान का निर्माण जनरल डी गॉल के मंत्रिमंडल के सदस्य एवं एक मनोनीत परामर्शदात्री संस्था, इस मनोनीत परामर्शदात्री संस्था के अंतर्गत 39 सदस्य थे। इनके द्वारा 1958 के अंतर्गत फ्रांस के संविधान का निर्माण किया गया। इस तरीके से अगर हम फ्रांस के संविधान को देखें तो फ्रांस का संविधान लिखित एवं निर्मित संविधान है। अगली विशेषता है गणतंत्र पर आधारित संविधान। फ्रांस का संविधान गणतंत्र पर आधारित संविधान है। गणतंत्र का अभिप्राय होता है, व्यापक रूप से अगर हम देखें तो गणतंत्र का मतलब होता है कि जो सर्वोच्च शक्ति है वो जनता के हाथों के अंतर्गत निहित रहती है। इसके अलावा दूसरा जो गणतंत्र का अभिप्राय है वह यह है कि जो राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष होता है वह जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। तो फ्रांस के संविधान के अंतर्गत भी राष्ट्रपति है वो जनता के द्वारा निर्वाचित होता है, लेकिन फ्रांस के अंतर्गत राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वर्तमान के अंतर्गत जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन फ्रांस के अंतर्गत जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है। राष्ट्रपति के चुनाव के अंतर्गत जो चुनाव की पद्धति है वह है द्वितीय मतपत्र योजना, सेकंड बैलेट पेपर। सेकंड बैलेट पेपर के माध्यम से, सेकंड बैलेट सिस्टम के माध्यम से फ्रांस के राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। सेकंड बैलेट सिस्टम के अंतर्गत यह प्रक्रिया होती है कि जो निर्वाचित होने वाला उम्मीदवार है उसको कुल वोटों का बहुमत हासिल करना अनिवार्य होता है। जिस उम्मीदवार को कुल वोटों का बहुमत यानी 50% से अधिक प्राप्त हो जाता है उस उम्मीदवार को फ्रांस के राष्ट्रपति के चुनाव के अंतर्गत निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है, विजय घोषित कर दिया जाता है।
लेकिन अगर पहली जो वोटिंग होती है उस वोटिंग के अंतर्गत किसी उम्मीदवार को अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो फ्रांस के अंतर्गत दोबारा निर्वाचन करवाया जाता है। दोबारा निर्वाचन के समय प्रथम मतदान के अंतर्गत सबसे ज्यादा मत प्राप्त करने वाले 2 उम्मीदवारों हेतु दोबारा चुनाव कराया जाता है और दोबारा इन 2 उम्मीदवारों में से जिस उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत मिल जाता है उस उम्मीदवार को विजय घोषित कर दिया जाता है। इस प्रकार फ्रांस के राष्ट्रपति के चुनाव के अंतर्गत सेकंड बैलेट सिस्टम, सेकंड बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव करवाया जाता है, जिसके अंतर्गत आवश्यकता पड़ने पर 2 बार भी मतदान करवाया जा सकता है। यानी प्रथम मतदान के अंतर्गत अगर किसी उम्मीदवार को कुल वोटों का स्पष्ट बहुमत मिल जाता है तो उस उम्मीदवार को विजय घोषित कर दिया जाता है। लेकिन अगर पहले मतदान के समय किसी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, उस परिस्थिति के अंतर्गत प्रथम मतदान के अंतर्गत जिन 2 उम्मीदवारों को सबसे ज्यादा मत हासिल हुए उन 2 उम्मीदवारों के मध्य वापिस दोबारा चुनाव करवाया जाता है और दोबारा जिस उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत मिल जाता है उस उम्मीदवार को फ्रांस के राष्ट्रपति के लिए विजय घोषित कर दिया जाता है। फ्रांस के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का कार्यकाल है। वर्तमान संविधान देखे 1958 का संविधान देखे फ्रांस का, तो फ्रांस के राष्ट्रपति को इस संविधान के अंतर्गत कुछ ज्यादा शक्तियां प्रदान की गई है और फ्रांस के राष्ट्रपति को फ्रांस के संविधान के अंतर्गत सविवेकीय शक्तियां भी प्रदान की गई है। किसी विधेयक को सविवेकीय शक्तियों का इस्तेमाल करके फ्रांस का राष्ट्रपति जनमत संग्रह के लिए भी रख सकता है। इस प्रकार हम अगर फ्रांस के संविधान को देखें तो फ्रांस के संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को सविवेकीय शक्तियां भी प्रदान की गई है। यहाँ पर प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस देश के राष्ट्रपति को संविधान के अंतर्गत सविवेकीय शक्तियां प्रदान की गई है। तो फ्रांस के राष्ट्रपति को संविधान के अंतर्गत सविवेकीय शक्तियां प्रदान की गई है। अगली विशेषता है अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, क्वेसी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। फ्रांस के अंतर्गत अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का अभिप्राय है यहाँ पर संसदीय एवं अध्यक्षीय शासन व्यवस्था दोनों का ही मिश्रण देखने को मिलता है। यानी फ्रांस की शासन व्यवस्था के अंतर्गत संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं भी पाई जाती है और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं भी पाई जाती है। संसदीय शासन व्यवस्था है वो उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित होती है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था स्थायित्व के सिद्धांत पर आधारित होती है। तो फ्रांस के संविधान के अंतर्गत उत्तरदायित्व एवं स्थायित्व इन दोनों का मिश्रण है वो देखने को मिलता है। इन दोनों के मध्य उचित सामंजस्य फ्रांस के शासन व्यवस्था के अंतर्गत देखा जा सकता है। फ्रांस के अंतर्गत मंत्रिमंडल संसद के निम्न सदन यानी राष्ट्रीय सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यह संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता को इंगित करता है। अगर राष्ट्रीय सभा फ्रांस की संसद का निम्न सदन है, अगर राष्ट्रीय सभा फ्रांस के मंत्रिमंडल के खिलाफ अगर निंदा प्रस्ताव पारित कर दे तो फ्रांस के मंत्रिमंडल को अपना त्याग पत्र देना होता है। फ्रांस के अंतर्गत मंत्रिमंडल के सदस्य यानी मंत्रियों को संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय सभा को भंग करने की शक्ति रखता है। फ्रांस का राष्ट्रपति फ्रांस के प्रधानमंत्री और संसद के दोनों सदनों के सभापतियों से परामर्श के माध्यम से राष्ट्रीय सभा को भंग कर सकता है। इसके अलावा फ्रांस का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की सलाह के आधार पर
अन्य मंत्रियों की नियुक्ति है वह करता है। लेकिन फ्रांस के अंतर्गत जो मंत्री होते हैं वह वहां की व्यवस्थापिका यानी संसद के सदस्य नहीं होते और संसद के अंतर्गत मतदान का अधिकार भी नहीं रखते। लेकिन ये मंत्री फ्रांस की संसद की कार्यवाही के अंतर्गत भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन उसके अंतर्गत मतदान नहीं कर सकते और ये मंत्री संसद के सदस्य भी नहीं होते हैं। अगर कोई संसद का सदस्य फ्रांस के अंतर्गत मंत्री नियुक्त कर दिया जाता है तो उस व्यक्ति को संसद की सदस्यता से त्याग पत्र देना होगा। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि फ्रांस की शासन व्यवस्था के अंतर्गत संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं भी पाई जाती है और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं भी पाई जाती है। और फ्रांस का अगर हम शासन व्यवस्था को देखें, फ्रांस की संविधान को देखें तो यहाँ पर प्रधानमंत्री की तुलना में राष्ट्रपति को ज्यादा शक्तियां प्रदान की गई है। राष्ट्रपति को ज्यादा शक्तियां देने के कारण फाइनर ने फ्रांस की शासन व्यवस्था को हाइपर प्रेसिडेंशियल रिजीम यानी उच्च अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के नाम से भी पुकारा है। तो फ्रांस की शासन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण लक्षण है अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था।